टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू assembly of components। असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर हमारे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं। या तो हम जो कंपोनेंट है उनको जोड़ते समय इस तरीके से जॉइंट बनाएं कि हमने एक बार जो उनके बीच का एंगल रख दिया वह एंगल कभी भी चेंज ना हो, तो उनको तो बोला जाता है रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। ठीक है, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। और दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरीके से बनाएं कि जो उनके बीच का एंगल है वो चेंज हो सकता है, या फिर वो जो जॉइंट है वो किसी भी तरह के मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करेगा, तो वो कहलाता है आपके पिन जॉइंटेड फ्रेम। पिन जॉइंटेड फ्रेम को हम ट्रस भी बोलते हैं, और जो रिजिड जॉइंटेड फ्रेम है उनको डायरेक्टली फ्रेम भी बोला जाता है। तो जो पहला वाला है, दो टाइप के होंगे, हम दो वाले दो ये हैं। एक तो होंगे आपके रिजिड जॉइंटेड सिंपल फ्रेम से भी ये जाने जाते हैं, और एक होंगे फ्रेम। इनको हम ट्रस भी बोलते हैं, इनको ट्रस भी बोला जाता है। तो पहले वाले देखेंगे हम, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम का मतलब ये है कि जैसे ये है, मैंने इस तरीके से बनाया और एक बार इनके बीच का एंगल मैंने 90 डिग्री दे दिया, तो ये अनचेंज्ड है। ये जो जॉइंट है इनके, ये रिजिड जॉइंट है। रिजिड जॉइंट, ठीक है। 90 डिग्री का एक बार एंगल फिक्स हो गया, डिसाइड हो गया, तो फिर वो एंगल आपका 90 ही रहेगा। ये होती है रिजिडिटी का मतलब। एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं 90 हो। इस तरह के फ्रेम भी होते हैं। जैसे मान लो ये कुछ भी हो गया, 130 डिग्री हो गया, तो ये एक बार में जो बनाया है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये जो एक सिंपल डिफरेंस है, पिन जॉइंटेड में ये वाले एंगल चेंज हो सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बेसिक वाला फ्रेम कौन सा है। सबसे बेसिक फ्रेम ये का मतलब ये है कि उस फ्रेम, पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर की, उस फ्रेम का जो पूरे, जो ऐसा हमने बनाया, ये इन फ्रेम स्ट्रक्चर की सबसे छोटी से छोटी यूनिट, या फिर हम बोलेंगे सबसे छोटा फ्रेम हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको बेसिक फ्रेम बोलते हैं। तो एक सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेम जो होती है वो हमारी होती है कैंटिलीवर। ठीक है, और उसी पर ही हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे हम देखेंगे जो सबसे बेसिक वाला ट्रस है, सबसे स्मॉलेस्ट ट्रस हम कौन सा बना सकते हैं, तो वो होगा तीन मेंबर को मिलाकर के हमने एक ट्राइंगल बना दिया। तो जो बेसिक फ्रेम है वो हमारे लिए है, या फिर इसको ऐसे लिख लेना, फॉर्म ऑफ फ्रेम। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेम, फ्रेम की सबसे छोटी यूनिट, वो होता है हमारा कैंटिलीवर बीम। वो
वो कैंटिलीवर बीम होता है। ठीक है, तो अब हम इस पे कुछ स्टडी करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, और वो कंक्लूजन हमें आगे की स्टडी के लिए ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बनाया लीनियर डायग्राम से। इसको मैं, जैसे कि क्या हो रहा है कि इस पर एक किसी ने आकर के ऐसी जनरलाइज लोडिंग लगा दी। जनरलाइज का मतलब ये ना तो वर्टिकल है ना ये हॉरिजॉन्टल है, बट इसके जब हम कंपोनेंट लेंगे तो एक वर्टिकल आ जाएगा कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये जनरलाइज लोडिंग है, तो जनरल कोई स्पेसिफिकली नहीं लगाई आपने कि ना तो कि स्पेसिफिकली वर्टिकल लगा दी और स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल। हमने इस तरीके से लगाई कि उससे सारे इफेक्ट जनरेट हो जाए, क्योंकि हमें उन सभी इफेक्ट के हिसाब से कुछ कंक्लूजन निकालने हैं जो आगे हम हमें ध्यान रखने और आगे हम यूज करेंगे उनको। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसा बनाया कुछ, लेकिन कोई भी जनरलाइज लोडिंग पी लगा दी, ये है। अब देखो, जब तक लोड नहीं लग रहा है तब तक इसको कोई इशू नहीं है। जैसे ही आपने लोड लगा दिया, ठीक है, लोड लगाते ही इसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, मतलब लोड अपने हिसाब से जो जो चेंज ला सकता है वो चेंज लाना स्टार्ट कर देगा। फिर क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उन डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस को रेजिस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उन चेंजेस के लिए जो इसने रेजिस्टेंस देना शुरू किया, उसके कारण इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो हम उन इंटरनल रेजिस्टेंस को देख रहे हैं कि इसके कारण इसमें कितने नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी स्ट्रक्चर जब आप डिजाइन करोगे, जब आप एनालाइज करोगे, तो एनालिसिस करने के लिए हमें दो तरह के रिएक्शंस काउंट करने पड़ेंगे। एक तो सपोर्ट के ऊपर कितने रिएक्शन आ रहे हैं। अब देखो, ये तो फिक्स सपोर्ट है, हम देखते बता देंगे 3 है क्योंकि हमने सपोर्ट देख लिया। अब किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर हो, उसके जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट गिन को देख करके आप ये बता सकते हो कितने नंबर ऑफ रिएक्शन सपोर्ट्स में आ रहे हैं। तो वो जो सपोर्ट वाले रिएक्शन है वो तो कहलाते हैं एक्सटर्नल, उनको उनका इंटरनल मेंबर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, उनका तो जैसा सपोर्ट है वैसा है। अब चाहे वो स्ट्रक्चर पिन जॉइंटेड हो या रिजिड जॉइंटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो सपोर्ट पे पड़ेगा। मेंबर के अंदर कितने इंटरनल रिएक्शंस आएंगे। अब जो मेंबर के अंदर जो रिएक्शंस आते हैं ना, उनको बोलते हैं इंटरनल। जो मेंबर अपने आंतरिक रूप से रेजिस्ट कर रहा है उनको इंटरनल बोलेंगे। अब मेंबर के अंदर कितने इंटरनल रिएक्शंस आएंगे वो डिपेंड करेगा कि वो फ्रेम है या फिर ट्रस है। ठीक है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं। तो अभी क्या किया कि जैसे ये लगा दिया मैंने, अब हम मेंबर के अंदर कितने आ रहे हैं, तो उसके लिए मेंबर के इंटरनल जाना पड़ेगा। आपको ऐसे थोड़ी पता चलेगा। तो मेंबर के इंटरनल जाने का मैकेनिक्स में तरीका यह है कि हम उसका एक सेक्शन काट लेते हैं, उसका एक सेक्शन काट करके अलग कर लेते हैं, और उस सेक्शन पर हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, और फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम ये होता है कि किसी भी मेंबर का या किसी भी स्ट्रक्चर का आपने एक सेक्शन कट किया, उसके ऊपर जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शंस है उनको आप वहां पर रिप्रेजेंट करो, और वो मिलकर के उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम ये देख रहे थे कि देखो, रिएक्शन तो गिन लोगे, वो तो सपोर्ट सपोर्ट पे, तो वो उनको बोलते हैं एक्सटर्नल रिएक्शंस। इंटरनल रिएक्शन के लिए हम मेंबर के इंटरनली जाना चाहेंगे, और उस इंटरनली जाने का एक ही तरीका है कि हम उसका एक सेक्शन काट के अलग करें। जैसे ही आपने सेक्शन काटा है तो उस सेक्शन का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। और फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि आपने उस पर्टिकुलर सेक्शन का या उस टुकड़े का पर जितने भी बाहर से लोड लग रहे हैं और जितने भी आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं, उन सबको आप रिप्रेजेंट करोगे, और वो जो सेक्शन है वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा। उसको, वो जो आपने डायग्राम बना दिया जिसमें एक्सटर्नल लोड और इंटरनल रिएक्शन सब आ रही है, वो कहलाता है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम इसका एफबीडी बनाएंगे एक सेक्शन काट के। तो सेक्शन यहां से, यहां से कट कर दिया, और इस पोर्शन को मैंने अलग निकाल लिया। तो इसको अलग बना देते, ये हमारा एक अलग हो गया, और ये वाला हमारा एक थोड़ा इधर डिस्टेंस पे बनाएंगे।
और ये हमारे सेक्शन ठीक है। तो ये जो है, ये जो पोर्शन निकला है, ये खुद भी अकेला स्टैटिक इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा, ये खुद भी करेगा, और ये पूरा जो है स्ट्रक्चर ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा। ये मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से देखते हैं। अब मैंने इसको क्या किया, ये तो मेरा जनरलाइज था, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक लोड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए इसके दो कंपोनेंट हमने ले लिए। एक हो गया वर्टिकल वाला, एक हो गया हॉरिजॉन्टल। पी कोस थीटा या पी, तो इसको मैंने वाई, इसको वाई बोल दिया और इसको एक्स बोल दिया, ठीक है। यहां से आपको एक डिस्टेंस दे सकते हो L1 L2। अब देखो, पहले हम वाई वाले की बात करते हैं, ठीक है। ये पोर्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ मैंने कट किया तो यहाँ पर कुछ इंटरनल चीजें डेवलप हो रही होंगी, उसी के लिए हमने उसको काट के अलग किया। ये जो है पूरा का पूरा, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, वाई डायरेक्शन वाला जो फोर्स है Fy, वो क्या कोशिश कर रहा है इसको, वो नीचे जाने के लिए। उसकी अगर हम अभी हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वाई डायरेक्शन में फोर्स है और उसके बैलेंस करने के लिए, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ लग नहीं रहा, और उसकी वजह से कहाँ जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। बट हमारा, हमने शुरुआत में पढ़ लिया कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जो समेशन ऑफ, जो ये जो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और इसको नीचे जाने से रोकने के लिए ये जो वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो इसको नीचे जाने से रोकने के लिए कोई ना कोई इसमें ऐसा फोर्स होना चाहिए जो इसके अपोजिट हो, या फिर क्या ये सारे मिलाकर के क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मैंने सेक्शन कट किया, वहां पर एक फोर्स बन रहा है, बनेगा, जिसको हम इंटरनल रिएक्शन बोलेंगे। और वो कैसा होगा कि वो इसको, ये डाउनवर्ड है तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक फोर्स तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसी के बराबर होगा, और वो क्या कर देगा, इसको वाई डायरेक्शन में बैलेंस कर देगा। मतलब हमको कुछ नहीं करना है, इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के आधार पर एक्स, वाई और जेड में बैलेंस करवाना है। तो ये वाई वाले का तो हो गया इलाज। इसको हम हमारी लैंग्वेज में जब हम बीम पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं तो उसको शियर फोर्स डायग्राम बोलते हैं, उसको हम शियर फोर्स बोल देते हैं। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमें तो ये जो सारे फोर्स है ये कहीं ना कहीं से बैलेंस हो जाए, और उनके आधार पर जो यहाँ पर जो भी इंटरनली जो डेवलप होगा उनका एक एक कुछ नाम है। तो ये जो वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस थे तो उनको बैलेंस करना था, तो बैलेंस नहीं हुए, तो उसको बैलेंस करने के लिए इंटरनली एक फोर्स बन गया, और वो ऐसा बना कि उसका मैग्नीट्यूड इसी के बराबर है, ठीक है। और इस फोर्स को ही आप जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाते हो बीम में, तो आप इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम बनाते हो, जिसको आप बोलते हो एसएफडी डायग्राम, ठीक है। और उसकी आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, एसएफडी कहलाता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। तो इधर से जितने भी फोर्स है, अगर इसकी जगह दो तीन भी लगे होते, जैसे एक और लगा होता, तो इन दोनों के बराबर के मैग्नीट्यूड का ये क्या लगता है, हमेशा अपोजिट। तो ये तो है एक शियर फोर्स। तो ये तो हो गया हमारा क्लियर। एक लगेगा एक्स में इस तरफ, जो ये लग रहा है। अब ये एक्स में इधर कोई फोर्स लग रहा है, तो वो उसको भी बैलेंस करने के लिए इंटरनली कोई ना कोई एक फोर्स को डेवलप होना पड़ेगा, जो इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। और इसको हम बोलेंगे, इसको बोला जाता है एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है। अब बचा है पी वाई, जो है ये नीचे की तरफ स्लाइड तो करेगा ही सही, साथ के साथ ये एक काम और करेगा इस सेक्शन पर, कि इससे इसकी दूरी हो गई, तो किसी भी सेक्शन से फोर्स किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगेगा, तो वो वहां पर एक बेंडिंग करेगा, मतलब उसको बेंड करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर ये एक मोमेंट देगा, और वो मोमेंट इसको क्या कर देगा, बैंड। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक इंटरनली मोमेंट और तैयार जनरेट होगा, जिसको हम बेंडिंग मोमेंट बोल देते हैं। मतलब फोर्स तो लगा रहा था, मोमेंट, और उसको रेजिस्ट करने के लिए इंटरनली एक डेवलप हुआ, जिसको हम क्या बोल देंगे, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन भी आपने देखी है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। तो सेक्शन के इधर भी देखेंगे तो भी वही आएगा, उधर भी देखेंगे तो भी वही आएगा।
तो ये जो है ये अब इसमें क्या होगा, जैसे ये कौन सी डायरेक्शन में बेंड कर रहा है, उसके अपोजिट इधर कुछ डेवलप हो जाएगा। अब डायरेक्शन कैसे निकालनी है आपको, कि कोई भी फोर्स है और वो किस डायरेक्शन में बेंड करने की कोशिश करेगा, तो उसका एक इजी सा तरीका होता है कि जिधर आपकी ये एरो है उधर फिंगर्स को रखना हो, थंब के अबाउट आप रोटेट करके देख लो। तो ये इसको ऐसे बेंड करेगा, तो इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई एक जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो जनरलाइज लोडिंग जब मैंने लगाई, अभी हम जो भी बातें करेंगे ना वो सब स्पेस वो करेंगे जो जो पॉसिबल है उसके हिसाब से। तो उसके लिए मैंने जो एक ऐसी लोडिंग लगाई जिसकी वजह से एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट आ रहा था, एक वाई में भी। तो जनरलाइज लोडिंग के कारण जो एक सबसे बेसिक वाला फ्रेम है, और ये हमारा कौन सा वाला है, 2D है, ये जो बेसिक वाला 2D फ्रेम है उसके मेंबर में जो इंटरनल रिएक्शंस हुई, ये सब चीजें क्या है, इनको हम बोलेंगे इंटरनल रिएक्शंस, क्योंकि ये तभी डेवलप हुई है जब फोर्स था। ठीक है, और एक्सटर्नल रिएक्शंस होती है सपोर्ट वाली। तो इनको जो जो भी आपका 2 डायमेंशनल फ्रेम है उसके किसी भी मेंबर में, किसी भी एक मेंबर में जो पॉसिबल इंटरनल रिएक्शंस है वो हमारे पास कितनी है, 3, जिसमें से एक बेंडिंग मोमेंट है, एक शियर फोर्स है, और एक क्या है, एक्सियल थ्रस्ट। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि ये यहाँ पर एक्स था, जो आपका जॉइंट है जहां से आपने सेक्शन कट किया है उस सेक्शन पे भी इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये इधर से इधर जब ट्रांसफर होगी तो ये जस्ट अपोजिट तरीके से ट्रांसफर होगी, कि ये तो हो जाएगा ये ऐसे, ये है आपका कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज, ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जैसे इधर वाली चीजें मिल गई, इनसे हम क्या निकाल लेंगे, ये वाली रिएक्शंस। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस आ जाएंगे आपकी। लेकिन ये कब पॉसिबल हुई, जब हमने इन 3 चीजों को फाइंड आउट कर लिया था। हाँ हाँ। हम्म हम्म, हाँ इसकी डायरेक्शन चेंज आएगी। ये ऐसे है तो वो अपोजिट आएगा। ठीक है, ये ऐसे रहेगा और ये वाला फिर उस हिसाब से मैं बदल दूंगा। हम्म, ठीक है, वो तो डायरेक्शन का, वो इमेजिनेशन का हो गया। देखो ये वाला ऐसे है, जैसे हमने इसको, ये डाउनवर्ड था तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ अपवर्ड होना चाहिए, ये इधर लग रहा था तो उसको बैलेंस करने के लिए एक इधर होना चाहिए। ये आपका ऐसे है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको बेंड कर रहा है, अभी हम सेगिंग वोगिंग की बात कर ही नहीं रहे, वो आगे करेंगे। तो इसको ही बैलेंस करने के लिए कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो इधर इसके अपोजिट ट्रांसफर होंगे, और ये जब हमें पता चल जाएंगे तो इसके लिए हम ये रिएक्शन निकालेंगे। लेकिन हमारा इस स्टडी का कंक्लूजन ये है कि कोई भी 2 डायमेंशनल रिजिड फ्रेम अगर होगा तो उसके एक मेंबर को जब हम कट करके देखेंगे और उसमें फोर्स लगे होंगे, तो उस एक मेंबर में 3 तरीके की इंटरनल रिएक्शंस हमारे पास में जनरेट होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें इस स्ट्रक्चर को अगर एनालाइज करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि वो अननोन हमारे कितने नंबर ऑफ, मतलब हमारे पास अननोन्स कितने हैं। तो अननोन्स जो है हमेशा हम 2 फॉर्म में देखेंगे, एक्सटर्नल अननोन्स और इंटरनल। एक्सटर्नल अननोन्स तो क्या होगा, जो रिएक्शंस आएंगी सपोर्ट पे वो होंगी जो सपोर्ट के हिसाब से होंगी, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करेंगी। इंटरनल अननोन डिपेंड करेगा कि वो हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके का है, और वो तरीके क्या है, असेंबली के आधार पे। तो पहला तरीका हम देख रहे हैं कि असेंबली ऐसी हुई है कि जो उनके बीच के जॉइंट है वो कैसे है, रिजिड, और उस रिजिड में भी सबसे जो बेसिक वाला या जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो हमारी क्या है, कैंटिलीवर। तो जो एक 2D रिजिड फ्रेम है उसके पर हमने जनरलाइज लोडिंग लगा के जब देखा तो उसके एक मेंबर में जो पॉसिबल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3, मतलब हर मेंबर में 3 तरह के इंटरनल रिएक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, जिसमें से एक बेंडिंग मोमेंट है, एक एक्सियल थ्रस्ट है, और एक शियर फोर्स है। तो अब आपको, ये तो एक ही मेंबर था, अब आपको बोल दिया कि ऐसे नंबर ऑफ मेंबर है m, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस कितनी हो जाएगी, एक में 3 है तो m नंबर में कितनी हो जाएगी, 3 इंटू एम। ठीक है, जैसे मान लो कि ये है, इसमें 3 मेंबर है, तो हर मेंबर में 3 इंटरनल रिएक्शंस है, तो इसमें 3 मेंबर दो कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, और जो एक्सटर्नल वाली रिएक्शन है वो मेंबर पे डिपेंड नहीं कर रही, वो किस पे डिपेंड कर रही, सपोर्ट पे, तो सपोर्ट देख के हम गिन लेंगे। तो एक्चुअली हम ये स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जब एनालिसिस करने जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने तो अननोन है और हम उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें ध्यान होना चाहिए।
तो अननोन्स के लिए, और अननोन्स अगर आपके पास है तो आपको उनको फाइंड आउट करने के लिए, अगर आप टेंथ की जो मैथ हम पढ़ते थे तो हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते थे, तो उसमें नंबर ऑफ अननोन और उनके लिए हम उतनी कंडीशंस लगा लेते थे। तो यहाँ भी ये करने वाले कि जितने हमारे पास में अननोन्स है और कितनी हमारे पास में कंडीशंस अवेलेबल है, दो चीजें अगर हमें पता होगी तो हम उसको एनालाइज थोड़ा आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला तो हमारा जो ये कंक्लूजन है कि कोई 2D रिजिड फ्रेम होगा तो उसके एक मेंबर के अंदर जो इंटरनल अननोन्स है, जिनको हम इंटरनल रिएक्शंस बोल रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 3। ठीक है, जनरलाइज केस में। और वो 3 क्या क्या होगी? बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और एक्सियल थ्रस्ट। ऐसे अगर नंबर ऑफ मेंबर्स m है तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस उस पूरे स्ट्रक्चर में हो जाएगी 3 टाइम ऑफ m। ठीक है, तो इसको जैसे एक स्टेटमेंट यहां लिख लेंगे, इन ए 2D rigid frame, in a member of 2D rigid in a member of 2D rigid frame। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल मैंने इसलिए लिखा कि हो सकता है कि इससे कम हो, पर हम शुरुआत में जब पढ़ते हैं तो हम सारी पॉसिबिलिटीज को लेके चलते हैं। मान लो लोड ही वर्टिकल होता तो एक्स वाली तो नहीं आती ना। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरनल रिएक्शंस इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरनल रिएक्शंस इज नंबर ऑफ इज कितनी है? 3। और वो 3 कौन सी है वो ध्यान रखना जरूरी है। 3 हो जाएगी हमारे पास, एक शेयर फोर्स है, एक बेंडिंग मोमेंट है, और एक क्या होगा? एक्सियल। तो 3 चीजें हो सकती है। तो अब इसी में लिखेंगे, ये तो हो गया एक मेंबर के लिए। तो इफ नंबर ऑफ मेंबर इज m, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस कितनी हो गई? 3 इंटू m। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स m है, देन टोटल रिएक्शंस 3m। ये तो हो गया। और इन ए मेंबर ऑफ 2D रिजिड फ्रेम, इसको हाईलाइट करना है क्योंकि फिर हम ऐसे ही 3D के लिए भी देखेंगे। ठीक है, और कितनी हो जाएगी? 3 इंटू m। अब हम जाते हैं कंडीशंस पे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए जब तो अननोन निकालेंगे। तो ये हमारे अननोन है, अब हम उसको किसी भी तरीके से फाइंड आउट करें वो हमारी हेडेक है। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, लेकिन जब हम ये स्टडी को कंप्लीट कर लेंगे तब हम उन मेथड्स पे आएंगे कि हम इन इन अननोन्स को किस तरीके के मेथड से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, पहले तो हमारी यही लड़ाई खत्म, हम अभी तो इसी स्थिति में चल रहे हैं कि जो अननोन है वो हम उनको आसानी से फाइंड आउट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आसानी से हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो वो आसानी से फाइंड आउट करने का तरीका हमारा ये है कि अभी हमने यहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई थी और हमें पता चल गया। तो अगर आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से फाइंड आउट कर लोगे तो वो सारे जो स्टडी है वो सारी स्टडी आपकी सोम के अंदर आप पढ़ चुके हो। ये सब्जेक्ट इसलिए बना है कि जो अननोन्स है वो हमारी अवेलेबल कंडीशन से क्या होंगे? एक्सीड होंगे कई बार, और वो जब एक्सीड होंगे तो उनको एनालाइज करने के लिए हम दूसरे मेथड्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हमने अननोन देख लिया, तो अब हम देखते हैं कि कंडीशन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो 2D के लिए ही ये है, इसके मैंने यहां से एक तो ये कट कर लिया, एक ये कट कर लिया। ठीक है, और इसको कट करके बाहर की तरफ, जिसपे एक रिजिड जॉइंट है जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हो।
ये है। जब एक मेंबर को कट करते हैं, अब हमें पता चल गया उस मेंबर के अंदर 3 तरह की इंटरनल रिएक्शंस होती है। तो 2 मेंबर कट हुए हैं यहां पर, एक ये होगा। देखो हमें डायरेक्शन पता नहीं है तो डायरेक्शन मैं रेंडमली लगा रहा हूँ। इन डायरेक्शन जब एनालाइज करते हैं तब भी यही प्रोसेस होती है कि आपको शुरुआत में पता ही नहीं होता है कि जो आने वाला है वो किस डायरेक्शन में आने वाला है, तो आप अपने हिसाब से एक डायरेक्शन को लेकर के प्रोसीड करते हो। फाइनल में जब आपकी वैल्यू आती है अगर वो माइनस में आ जाती है तो आप उस डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, और अगर प्लस में आती है तो आपने जो डायरेक्शन मानी थी वो डायरेक्शन आपकी सही है। भाई डायरेक्शन दो ही हो सकती है, या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, या मोमेंट किया तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो आप एक डायरेक्शन को लेकर के प्रोसीड कर लो, अपने आप वो वैल्यू अपने साइन के साथ में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम यहां पर 3 चीजें कटी होंगी। ये है 3 यहाँ है 3 यहाँ है, इंटरनल तो हमारे पास 6 है, 3 इधर 3 इधर, 2 मेंबर काट दिए थे। अब देखो ज्वाइंट हमारे पास ये है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इधर से कट करके इधर से कट करके, और इसमें एक जॉइंट मैंने दिखाया तो उसको बोलते हैं जॉइंट इक्विलिब्रियम डायग्राम। हमने जॉइंट का इक्विलिब्रियम ले लिया, जॉइंट से जो जो मेंबर आ रहे थे उनको कट करके एक अलग से बना दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब जब आप इक्विलिब्रियम लगा दो, अब काम वही करना है, लगानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन ही है। तो अब मैं अगर इस जॉइंट के अबाउट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊं तो क्या होगा कि इस जॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है वो सब मिलकर के क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। एक तो ये कंडीशन है। तो देखो इसका एक्सियल फोर्स इसके लिए एक्स है, लेकिन इसका जो शेयर फोर्स है इसके लिए जो एक्स वाला फोर्स है वो इस मेंबर के लिए क्या बन रहा है, शेयर फोर्स। और अगर इसमें कहीं लोड भी लग रहा होगा अलग से तो इस जॉइंट के इधर जितने भी फोर्स है एक्स डायरेक्शन में और नीचे जितने भी फोर्स है एक्स डायरेक्शन में वो सब मिला करके क्या होने चाहिए, 0। नहीं तो क्या होगा, ये जॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमारे पास अवेलेबल है, समेशन ऑफ एफ एक्स 0 अबाउट। तो जॉइंट के अबाउट देखने का मतलब ये है कि अब मान लो इससे इधर भी कोई मेंबर होता तो भी हम क्या करते हैं, उस जॉइंट के इधर जो मेंबर है उसमें एक्स के में जो भी फोर्सेज है इधर वालों में और नीचे जो मेंबर है उनमें जितने भी फोर्स है वो सब मिला करके क्या करेंगे, 0 होंगे। उसी तरीके से सेकंड वाला वाई के लिए हो सकता है। अब इसका शियर फोर्स और इसका एक्सियल फोर्स ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं, वाई। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ वाई 0 अबाउट जॉइंट। तीसरी कंडीशन हमारे पास 2 डायमेंशन में होती है, समेशन ऑफ एम जेड 0। वो देखेंगे कि इस जॉइंट के अबाउट इधर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो जो मोमेंट जनरेट कर रहे हैं और इधर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो जो मोमेंट जनरेट कर रहे हैं वो उन सबका मोमेंट मिला करके एल्जेब्रिक सम जो है वो 0 होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस जॉइंट के अबाउट रोटेट करने लग जाएगा। मतलब ये जॉइंट तो यहाँ रह गया और ये कैसे ऐसे घूमने लग गया, तो वो हमारे लिए क्या है, अनस्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसके अबाउट एक तो ये मोमेंट जनरेट करेगा और एक ये शेयर फोर्स वाली करेगी, इसके अबाउट एक ये करेगा और एक ये करेगी। तो उस जॉइंट के अबाउट जितने भी फोर्सेज हैं लेफ्ट में, राइट में, अप में या डाउन में, अगर 4 मेंबर होते तो हम ऊपर वाले का भी देखते, नीचे वाले का भी देखते और इधर लेफ्ट वाले का भी देखते और राइट का भी। तो ये जितने भी फोर्सेज हैं या फिर जो पहले से ही मोमेंट जनरेट हो रहे हैं वो सब मिला करके क्या होने चाहिए, 0। तो समेशन mz अबाउट जॉइंट, जॉइंट के अबाउट अगर हम देखेंगे तो मोमेंट का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम हर जॉइंट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उस जॉइंट पर हमारे पास जो कंडीशन आएगी 3 आएंगी। ठीक है, तो मतलब 2D रिजिड फ्रेम के किसी भी एक जॉइंट पर जो पॉसिबल नंबर ऑफ कंडीशन हम लिख सकते हैं वो हम कितने लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब अगर आपको बोल दिया कैसे नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, j, टोटल कितनी हो जाएगी, 3j। ठीक है, तो अननोन इंटरनल अननोन तो क्या हो गए 3 इंटू एम, और इंटरनल कंडीशंस हमारे पास कितनी होगी 3 इंटू जे। और टोटल अननोन की बात करेंगे तो टोटल अननोन हमारे पास हो गए 3 इंटू एम प्लस जो रिएक्शन आ रही है बाहर वो अलग है उन मेंबर से, तो वो तो टोटल अननोन हो गए। और जो कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल है तो जितने भी ज्वाइंट है हर ज्वाइंट पर आप 3 तरह की कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है,
तो जैसे यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा था कि किसी 2D रिजिड फ्रेम के एक मेंबर में पॉसिबल इंटरनल रिएक्शंस हमारे पास 3 है, तो इफ नंबर ऑफ मेंबर m, तो टोटल नंबर हो जाएगी 3m। उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे किसी भी 2D रिजिड फ्रेम के एक जॉइंट पर पॉसिबल कंडीशंस हमारे पास है 3, इफ देयर आर नंबर ऑफ जॉइंट j, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन क्या हो जाएगी 3 इंटू j। ठीक है, अब जैसे ये 2D हो गया, फिर इस 3D में देखेंगे। 3D में कुछ चीजें तो आप बता दोगे, फिर कुछ हम इसी तरीके से समझ लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और एक्सियल थ्रस्ट है, तो फिर 3D में वैसे ही समझ लेंगे। तो पहले ये स्टेटमेंट लिखते हैं, इन ए जॉइंट ऑफ 2D rigid frame, in a joint of 2D rigid frame, number of possible conditions number of possible conditions available is equal to 3। वो 3 क्या है वो हम यहाँ पर भी मार्क करेंगे ताकि हमें आगे रिवीजन करने में थोड़ी आसानी हो। समेशन ऑफ फिक्स, तो कोई ये बोलता है कि नहीं हमारे पास तो नंबर ऑफ जॉइंट जे है, तो बताओ कितनी है, तो हर जॉइंट पे 3 हो सकती है, तो जे नंबर पे कितनी हो जाएगी 3 इंटू जे। इफ थ्री जे then total number of possible conditions 3 इंटू जे, कि एक जॉइंट पर अगर 3 थी तो टोटल कितनी हो जाएगी 3 इंटू जे। उसी तरीके से एक इंटरनल मेंबर में 2D रिजिड फ्रेम के एक इंटरनल मेंबर में जो पॉसिबल इंटरनल रिएक्शंस है वो हमारे पास है 3, मेंबर गिन लो और उसको 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ऐसे जॉइंट गिन लो, जॉइंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3। ठीक है, मतलब हम बेसिक ये इस तरीके से बेसिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे हमें जाकर के यही काम करना है जिसको हम इंडिटर्मिनेसी बोलते हैं। ठीक है, इंडिटर्मिनेसी जब फाइंड आउट करेंगे तो हम यही निकालेंगे कि कितनी ऐसी रिएक्शन है जो कि हमारे पास जो अवेलेबल कंडीशन है उससे तो सोल्व नहीं हो पा रही है, तो फिर उनको सोल्व करने के लिए हम कुछ ना कुछ तरीके पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि जिससे हम उन एक्स्ट्रा कंडीशंस को तो क्या कर दें सोल्व कर दें, फिर जो बची हुई है उनको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालाइज कर दें। ठीक है, तो ये है आपका 2D के लिए। एक बार इसको लिख लो, इसको लिख समझ के लिखना, कुछ पूछना कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछना जरूर, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूछो ना, आप पूछोगे तो ही वो क्लास सक्सेसफुल कहलाएगी, मतलब कि डाउट पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हाँ हाँ, नहीं इससे ज्यादा नहीं आएंगी, जो भी आएंगे अब इनसे कम आएगी। हम क्या स्टडी इस तरीके से करते हैं, जो इंडेटर्मिनेसी वगैरह निकालेंगे वो सबसे पहले मोस्ट जनरल कंडीशन, मतलब जो जो हो सकता है वो सब काउंट कर लिया, जो जो कंडीशन अवेलेबल है उनमें से घटा दिया। फिर क्या होता है कि लोड जैसे लग रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन मॉडिफाई भी होते हैं। उसमें ये होगा कि लोड अगर वर्टिकली लग रहा है तो फिर उस केस में हॉरिजॉन्टल वाली ना तो रिएक्शन आएगी, और जब निकालते हैं तो फिर हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन को भी नहीं गिनते हैं, तो वो मॉडिफाइड क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले जनरलाइज पढ़ा जाता है। आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में वो जनरलाइज केस के ही आते हैं मेनली, जो स्टैंडर्ड होता है कि लोड को लगा के रख दिया एक तरफ की डायरेक्शन में और आपसे पूछ लिया, तो वो उस तरह के क्वेश्चन फिर गेट में आते हैं। ठीक है, तो हम ये भी देख लेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है कभी तो उसको कैसे समझना है और कैसे हैंडल करना है, तो वो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम इनफ करने वाले हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, और चीजें क्वेश्चन करने से बहुत ज्यादा जल्दी तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, अभी हम इनको कितना याद कर लें, बट जब तक हम इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक वो इतना मतलब
ये होता है कि अच्छे तरीके से दिमाग में सेट नहीं होगा, कॉन्क्रीट सेट जिसको बोलते हैं कि अच्छे से सेट हो गया तो वो क्वेश्चन से होगा। अब आता ही 3D लिख लिया होगा ये तो। 3D रिजिड फ्रेम का एक जो मेंबर है उसके अंदर कितनी इंटरनल रिएक्शन जनरेट हो सकती है, हम यही देख रहे हैं, पहले इंटरनल रिएक्शन फिर जॉइंट पर कितनी कंडीशन है। तो जो 3D रिजिड फ्रेम का कोई भी मेंबर है तो उसके अंदर कितनी कितनी इंटरनल रिएक्शन डेवलप हो सकती है। तो जैसे वो, ये मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम के लिए जो एक टुकड़ा हमने काटा था, तो ये हमारा 3D वाला एक पोर्शन है। ठीक है, अब लोड ऐसे लग रहा है, ऐसे भी नहीं लग रहा, वो ऐसे लग रहा है जो तीनों से किसी एंगल पर है, यूं। ठीक है, तभी तो तीन कंपोनेंट कर लेंगे उसके। तो अगर कोई कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आता है, ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको बैलेंस करने के लिए किधर से वर्टिकल आप लगाओगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। और ये जो फोर्स यहाँ ऐसे लगेगा जो क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल लग रहा है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स। तो एक शेयर फोर्स आ गया, तो हम काउंट करते जा रहे हैं। अब मान लो कोई कंपोनेंट ऐसा आ गया या लोड ही ऐसा लग गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप ये जो पोर्शन है इस पर एक ऐसा फोर्स लगा दोगे, ये जेड में लग रहा है बाहर, या किसी ने बाहर से ऐसा लोड लगा दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज है इसके लिए, ये भी शेयर फोर्स है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा है, तो एक तो ऐसा आएगा वो भी शेयर फोर्स होगा, और ये वाला भी क्या हो सकता है, शेयर फोर्स। तो दो शेयर फोर्स हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम फोर्सेस पे पहले फोर्स निपटा लेते हैं, फिर मोमेंट पर आएंगे। अब ये इसको बैलेंस करने के लिए इधर से क्या लगेगा, फोर्स, जो कि अब क्या है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल थ्रस्ट। तो दो शेयर फोर्स हो गए और एक एक्सियल थ्रस्ट हो गया। शेयर फोर्स एक तो हो गया एफ जेड वाला, और एक हो गया एफ वाई वाला, और इधर जो लगेगा वो तो हमारा क्या हो गया, एक्सियल थ्रस्ट। अब इस वाले की बात करते हैं, ये वाला जो पीछे से लग रहा है ऐसे, ये इसको ऐसे बेंड कर रहा है, किस एक्सिस के अबाउट बेंड कर रहा है, वाई वाले, ये वाई है, और इसके अबाउट ऐसे बेंड कर रहा, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये ऐसे लग रहा, तो एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट है, लेकिन कौन सा वाला बेंडिंग मोमेंट है, एम वाई। ठीक है, तो दो शेयर फोर्स, एक एक्सियल थ्रस्ट, एक बेंडिंग मोमेंट हो गया अभी तक। ठीक है, फिर ये वाला तो हमें पता ही है, ये जो लगेगा जेड के अबाउट, जो इसमें भी बन रहा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, तो वो हो गया एम जेड, मतलब तीसरी रिएक्शन आ गई मोमेंट की। तो दो बेंडिंग मोमेंट, दो शेयर फोर्स, एक एक्सियल थ्रस्ट हो चुका है। एक होगा कि फोर्स ये से एक्स के अबाउट लग गया, ठीक है, ये तो यहां से है, और एक फोर्स एक्स के अबाउट लग रहा है, जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लेंथ के अबाउट, स्पान के अबाउट, उसके अबाउट एक लग रहा है। तो वो जो फिनोमिना है उसको बोला जाता है ट्विस्टिंग या फिर टॉर्शन, और उसको बैलेंस करने के लिए उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन जनरेट हो जाएगी, तो एक ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया। तो मतलब क्या हो गया, दो तरह के, तो बेंडिंग मोमेंट, दो शेयर फोर्स, चार, एक एक्सियल थ्रस्ट और एक ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ये छह पॉसिबिलिटीज है। अब छह में से पांच हो, तीन हो, दो हो, वो लोड कैसा लग रहा है उस पर डिपेंड करेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कितने ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो सिक्स नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो एक मेंबर में छह, तो नंबर ऑफ मेंबर एम है, तो कितनी हो जाएगी, सिक्स जे। तो जैसे मान लो ये ऐसा बनाया, इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं एक बार। थ्री डी है, या फिर इसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं, रुको, ये एक लाइन यहाँ खींची मैंने।
तो लाइन है, इस वाले प्लेन पर देखना, मैंने 3 एक्सिस बना दी इस पॉइंट से, एक ये है, एक ये है, और एक जो ये बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, 3D इस तरीके से शो कर पाएंगे। तो क्या होगा कि इस पर एक आपकी इस तरह का जो रिएक्शन डेवलप होगी, जो वाई डायरेक्शन में होगी, वो तो होगी मेरी शेयर फोर्स वाई। ठीक है, फिर एक आ जाएगी इस डायरेक्शन में, तो शेयर फोर्स ऐसे, हाँ ऑपोजिट कैसे इसको Z को नहीं, मेरे हिसाब से अच्छा ठीक है, वो क्रॉस सेक्शन ऐसा है ना, क्रॉस सेक्शन ऐसा है, तो ये एक, ये तो हो रही X और ये हो रही है Y, और Z तो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो Z वाली या फिर इधर से मैं एक्सिस यहाँ बना देता हूँ तो ज़्यादा आसान होगा, ये Y, ये X और ये Z। ठीक है, ठीक है, 3D वाला पोर्शन है जो बाहर निकल रहा है। एक आपकी अगर इस तरफ आती है तो शेयर फोर्स X। ठीक है, ठीक है, इधर जो जनरेट होगी वो शेयर फोर्स, देखो इसके जो पैरेलल है इस क्रॉस सेक्शन पर हमारे, मैं अगर इसको देख रहा हूं यहां से कट किया, तो एक तो ये वाली शेयर फोर्स हो सकती है और एक ये वाली, इसको मैं Z बोल रहा हूं और इसको X, सॉरी Y X के अबाउट जो होगी वो तो एक्सियल थ्रस्ट होगी, तो ये हमारी Y है। Y, अब मैं बना रहा हूं Z वाली, तो Z एक्सिस यहां पर ये है, तो इसके पैरेलल शेयर फोर्स Z, एक निकलेगी X से, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया से परपेंडिकुलर, तो वो जो परपेंडिकुलर होगी वो एक्सियल थ्रस्ट। ठीक है, उसके बाद में एक आपकी आएगी, ये जो वाई एक्सिस है, मतलब ये जो लोड लग रहा है यहां से पीछे से जो लोड लग रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए एक वाई एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट, तो जो वाई वाली थी उसके अबाउट ही हम बना लेते हैं। ये एम वाई, एक होगा आपका जो लोड ऐसे लगेगा, तो उसके लिए जो बैंडिंग आएगी उसको रेजिस्ट करने के लिए ये वाली, जो कि किसके अबाउट है, Z के अबाउट, तो Z वाला जो फोर्स है ये ऐसे, इसको mz, और एक होगा जो जो बाहर की तरफ निकल रहा है एक्सियल थ्रस्ट, मतलब एक्स वाली एक्सिस के अबाउट जो जनरेट होगा वो, जो ट्विस्टिंग को रेजिस्ट करने के लिए लगेगा वो, तो इसके अबाउट लग जाएगा एम जेड, एम एक्स सॉरी, एम एक्स। ठीक है, तो तीन हो गए, दो शेयर फोर्स, दो बेंडिंग मोमेंट, एक एक्सियल थ्रस्ट और एक आपका ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो वो 3D में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा इसका कि Z के जो पैरेलल है वो शेयर फोर्स, Y के जो पैरेलल है वो शेयर फोर्स, उससे जो बाहर परपेंडिकुलर आ रहा है वो एक्सियल थ्रस्ट, फिर उन्हीं के आप अबाउट लगा दो, Y के अबाउट जो लगेगा, जो Y वाला फोर्स, ये जो एक फोर्स है वो Y के अबाउट बेंड करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट
जेड के अबाउट जो बेंडिंग के को रोकेगा वो वही बेंडिंग मोमेंट, लेकिन एक्स के अबाउट जो रोटेशन को रोकेगा वो आपका ट्विस्टिंग मोमेंट है, क्योंकि एक्स के अबाउट किसी को घुमाओगे तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, टोर्शन। ठीक है। तो इसको एक बार डायग्राम बना लो, इसके लिए स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, मतलब ये यहाँ पे फिर वो स्टेटमेंट लिखना है हमें तो। ठीक है, इसके बारे में स्टेटमेंट लिख लेते हैं। बना लिया होगा कि बना रहे हो, मतलब वो तो आपको वैसे एनालिटिकली समझ में आ गया। तो तो मैं दूसरी वाली स्लाइड यहाँ ऐसे लिखेंगे, इन ए मेंबर ऑफ 3D rigid frame, in a member of 3D rigid frame, 6 number of possible internal reactions, in a member of 3D rigid frame 6 number of possible internal reactions। और वो 6 नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरनल रिएक्शंस क्या क्या है वो लिख लेते हैं हम। एक होगा बेंडिंग मोमेंट y, y के अबाउट जो बेंडिंग को रोकेगा। एक होगा बेंडिंग मोमेंट z, जो z एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी उसको रोकेगा। एक होगा ट्विस्टिंग मोमेंट जो x के अबाउट होता है। एक होगा shear फोर्स y, एक होगा shear फोर्स z, और एक हो जाएगा एक्सियल थ्रस्ट। दो shear फोर्स, दो बेंडिंग मोमेंट, एक एक्सियल थ्रस्ट और एक आपका ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्शन मोमेंट, ये है 6। ये तो पहली बात हो गई। और इसमें फिर ऐसे इफ नंबर ऑफ members are m, then then total number of possible सिक्स एम, ये। अब 3D रिजिड फ्रेम के एक जॉइंट पर कितनी कंडीशन लिख सकते हैं फिर हम? 6 समेशन एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एम एक्स एम वाई एम जेड। तो नंबर ऑफ जॉइंट अगर जे है तो 6J। ठीक है, क्योंकि ये जो रिजिड फ्रेम एक तरीके से आपका फिक्स सपोर्ट का जैसे था ना, कि फिक्स में जो था सब, जो चीज हो सकती थी वो सारी चीजें थी, जितनी रिएक्शन हो सकती है वो सारी उसमें अवेलेबल है। फिर उसके बाद हम जब दूसरे वाले सपोर्ट पर गए तो कोई ना कोई एक चीज को हमने अलाउ कर दिया। तो ये है आपका उस जनरल में भी जनरलाइज। फिर जब हम उस पर जाएंगे ट्रस पे या पिन जॉइंटेड फ्रेम में, तो हम इसी से ही कंपेयर करेंगे कि वहां इतनी थी तो वहां वाली कंडीशन से ये चीजें अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो वो रिएक्शंस कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इन ए जॉइंट ऑफ 3D रिजिड फ्रेम, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल conditions
इक्वल टू 6, और वो 6 कौन सी है? एफ एक्स समेशन ऑफ एफ जेड जीरो समेशन ऑफ एम एक्स तो इफ number of joint is j, then possible condition equal to 6j. 6j, ये हमारा फ्रेम वाला तो ऊपर वाला स्टेटमेंट तो लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने, ये लिख लो। फिर ट्रस्ट पर आएंगे जिसको हम पिन जॉइंटेड फ्रेम भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे पिन जॉइंटेड फ्रेम और ट्रस। पिन जॉइंटेड फ्रेम और ट्रस, तो इनको इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले इनके इनको एनालाइज करने के लिए दो अजम्पशंस होते हैं, उन अजम्पशंस को पढ़ना जरूरी है। उसके आधार पर ही फिर हम वही करेंगे कि मेंबर में कितने इंटरनल रिएक्शन, कितनी कंडीशंस अवेलेबल। तो इसके दो अजम्पशंस हैं, सेल्फ सेल्फ वेट ऑफ members are neglected। पहला जम्पशन है कि मेंबर्स जो हैं इसके ट्रस्ट के, उनका जो सेल्फ वेट है, खुद का वेट है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन भी है। ट्रसेस बनते हैं स्टील के, स्टील स्ट्रक्चर्स के बनते हैं ट्रसेस, और स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसकी खुद की स्ट्रेंथ उसके वेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। इसको ऐसे कंपेयर करेंगे कि जैसे 65 kg का स्टील का कोई सेक्शन भी है, तो वो खुद भले ही 65 kg का है, लेकिन वो 65,000 kg तक के लोड को रेजिस्ट कर लेता है, इतना कुछ डिफरेंस होता है। तो जो लोड उसमें लग रहा है उसके कंपैरिजन में उसका वेट कुछ नहीं है, ये कहने का मतलब है। मतलब जो लोड की वजह से जो भी डिफॉर्मेशन होंगे और जो भी रिएक्शन आएंगी उसके कंपैरिजन में जब आप उसके खुद के सेल्फ वेट की वजह से रिएक्शन या डिफॉर्मेशन देखने जाओगे तो वो बहुत कम कैटेगरी के होंगे, इसलिए क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो सेल्फ सेल्फ वेट को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो स्टील के बनते हैं ट्रस, और स्टील मटेरियल ही ऐसा है कि उसका स्ट्रेंथ के साथ वेट का आप रेशियो देखोगे तो वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब वेट बहुत कम है जिस कंपैरिजन में वो लोड को रेजिस्ट कर पा रहा है। ठीक है, दूसरा एक अजम्पशन और रहता है यहाँ पर कि लोड, मतलब ये अजम्पशन भी है और ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है। ठीक है, ये अजम्पशन भी है और प्रैक्टिकली ऐसा है, सही है, इसीलिए हमने अजम्पशन ली है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा चेंज किया कि सेल्फ वेट को अगर नहीं लेकर के आप अगर एनालाइज करोगे तो आपके जो फोर्सेस हैं उनमें इतना कम डिफरेंस आएगा कि वो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब जैसे 65,000 के कंपैरिजन में 65 कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है, तो उस 65 को अगर आप कंसीडर करके देखते भी सही तो जो आपका फाइनल में रिएक्शन आएंगे उनमें किस कैटेगरी का डिफरेंस होगा, मतलब वो डेसिमल के भी 2-3 डिजिट आगे तक जाएगा, तो उसको तो हम कंसीडर करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मतलब ये एक्चुअल सिचुएशंस है जो हमारे अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन ये बोलते हैं कि जो लोड लगेंगे वो सिर्फ जॉइंट पर लगाए जाते हैं, वो किसी भी मेंबर पर नहीं लगाए जाते हैं। तो वो ट्रसेस का जो बनाए जाते हैं और उनमें जो जो जहां जहां पे उनके लोड आते हैं वो लोड भी इस तरीके से आते हैं कि वो लोड किस पर आए, जॉइंट पर। तो वो भी अभी देखेंगे। तो लोड्स आर अप्लाई ओनली ऑन joints।
दो चीजें ये होगी कि लोड क्या है वो जॉइंट पर ही लगेंगे। तो देखो क्या होता है, ये वाली तो मैंने बता दिया, वो स्टील मटेरियल ही ऐसा है, वो खुद ऐसा मटेरियल है। आप खुद देख लो, आपकी इस टेबल में कुछ ज्यादा वजन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन चार पांच लोग खड़े हो जाओगे या दो या तीन, तो अब तक तो नहीं टूटेगी। ठीक है, तो आपके वेट के कंपैरिजन में वो जो स्टील के सेक्शन लगे हैं उसका वेट बहुत कम है, नेग्लेक्टेड टाइप का है, बट उस हिसाब से स्ट्रेंथ क्या हो रही, बहुत ज्यादा, इसलिए हमने नेग्लेक्ट कर दिया कि फर्क ही नहीं पड़ रहा सेल्फ वेट का इतना। अब ट्रस में ये वाली चीज कैसे इंश्योर की जाती है कि जो लोड लगेगा वो किस पे लगेगा, सिर्फ जॉइंट पर। तो इसके लिए एक बार मैं, आपने अगर, अब आपका ध्यान चला जाएगा, जैसे अभी अपन मैं बताऊंगा कि ये कहाँ पर ये चीज आप होते हुए देख सकते हो, तो फिर अब आप उस पर आपका ध्यान जा सकता है। तो जो भी इंडस्ट्रियल शेड होते हैं, इंडस्ट्रियल शेड का मतलब जो भी वेयर हाउस बनेंगे, या जो स्टील के गोदाम बोल दो आप, या फिर जो अपने छोटी जगहों पे जो जहाँ पर वो ये जो जैसे गेहूं बिकने आ रहा है, या जो कृषि उपज मंडी होते हैं, तो वहां पर भी वो बड़े बड़े शेड्स बने होते हैं, ठीक है। तो वो उस तरह के होंगे कि उनमें एक तो कॉलम होते हैं यहाँ पर, ठीक है, लोड तो अल्टीमेटली फाउंडेशन में जाना है, तो स्टील के कॉलम उठाए, उनके बीच में एक ट्रस रख दिया ऐसा। फिर ट्रस कुछ इस टाइप का है। ट्रस के अलग अलग शेप हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का बिहेवियर चाहिए। ऐसा कुछ ट्रस है, ठीक है। ट्राइंगल ट्राइंगल के शेप को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके ट्रस बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रसेस को रिपीट करते हैं, मतलब ये तो एक प्लेन हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेन होते हैं, फिर उसके ऊपर क्या कर देते हैं, स्टील की चद्दर है, या आपको जिस तरह का भी ढकान चाहिए, स्टील की चाहिए या एस्बेस्टस की चाहिए, वो होती है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं रखी जाती, पहली बात तो वो रखी जाती है पर्लिन के ऊपर, ठीक है। और वो जो पर्लिन है, वो पर्लिन जो है, वो पर्लिन यहीं रखे जाएंगे, यहाँ आता है पर्लिन, या यहाँ आता है, या यहाँ आता है। इधर इस वाली कंडीशन में यहाँ पर जरूर एक पर्लिन यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ, क्योंकि वो शीट ऐसे आके रखेगी, ऊपर तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी और जगहों पर आप देखोगे तो पर्लिन आपके सिर्फ कहाँ रखे हुए हैं, और इनके ऊपर फिर वो शीट ऐसे आ गई, और ऐसे। तो देखो रूफ का जो लोड है, वो रूफ पे तो एक ही चीज का लोड है, शीट का, ठीक है। और वो शीट किस पे, किसको लोड दे रही है, पर्लिन को, और वो पर्लिन कहाँ रखे गए, जॉइंट्स पर, मेंबर पे किसी पे नहीं रखा जाता। तो जो अजम्पशन है वो एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिकल सिचुएशन, कि आप कर भी कैसा रहे हो, कि जो लोड लगा रहे हो वो जॉइंट पर लगा रहे हो, ठीक है। अब जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म होता है हमारे, प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनते हैं, इसको एफओबी बोलते हैं। तो दो ट्रस ऐसे चलते हैं, जिस पे आप चलते हो वो एक कंक्रीट की स्लैब होती है, पर उसमें ध्यान से देखना, उसके नीचे भी स्टील के सेक्शन होते हैं, वो स्टील के ऊपर ही सपोर्टेड होती है। तो वो जो कंक्रीट की स्लैब है, वो जो स्टील को लोड ट्रांसफर कर रही है, वो जो स्टील है, वो जो ट्रस से जुड़े हुए हैं, वो वहीं जुड़ेंगे जहां पे सारे मेंबर आके जुड़ते हैं, मतलब वो जॉइंट वाली कंडीशन पे ही जोड़े जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि ये पर्लिन का यहाँ बीच में रख दिया, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, मेंबर का सेल्फ वेट नेग्लेक्टेड, और जो लोड लगेंगे वो कहाँ लगेंगे, सिर्फ जॉइंट्स पे। ये प्रैक्टिकली भी सही है, और इसको हम अभी इस एनालिसिस में हम इसको एजम्पशन मान करके करते हैं, तो एक तो ये चीजें भी पूछ ली जाती है आपकी दोनों एजम्पशन, ठीक है। अब दूसरी चीज, हमारा सबसे पहले फिर हम देख लिया, नाम देख लिया हमने, एजम्पशन उस वाले में तो कुछ थे नहीं, इसमें जो एजम्पशन एजम्पशन देख लिए उनको। उसके बाद में हम देखेंगे, जैसे वहां देखा था सबसे बेसिक वाला फ्रेम, तो यहाँ देख लेंगे सबसे बेसिक वाला ट्रस। तो जो सबसे बेसिक ट्रस होता है, जो जो कि एक सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ ट्रस है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि अगर आपको बोला जाए कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट ट्रस बना के दिखाओ, तो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट ट्रस क्या होगा, कि उसमें तीन मेंबर होंगे और वो एक ट्राइंगल कॉन्फ़िगरेशन में लगेंगे। तो इसमें है बेसिक ट्रस। बेसिक ट्रस का मतलब, या फिर स्मॉलेस्ट फॉर्म या फिर यूनिट ऑफ ट्रस, स्मॉलेस्ट फॉर्म या यूनिट ऑफ ट्रस। ये इस तरीके का होता है। नीचे कैसा भी सपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट कंडीशंस आपके, सपोर्ट की रिएक्शंस
आपके ऊपर वाला जैसा भी स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो तो उसी पे डिपेंड कर रही है कि वो सपोर्ट कैसा है। फिक्स है तो 3 आएंगी, हिंज है तो 2 आएंगी, रोलर है तो 1 रिएक्शन आएगी। ठीक है, अब इसमें जो लोड लगने की पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या है, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर पिन जॉइंटेड, पिन जॉइंट का मतलब ये एंगल ये रिजिड नहीं है, मतलब ये जॉइंट इसको रेजिस्ट नहीं कर रहा, पिन का मतलब ये है। बट ऐसा पिन तो कहीं होता नहीं है, कहीं पिन प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो फिर ये चीज इंश्योर कैसे की जाए कि उस जॉइंट पर कहीं बाहर से मोमेंट ही नहीं आ रहा है। मतलब इससे पहले वाला तो ये था कि उसको अगर आप घुमाने की कोशिश करोगे तो वो रेजिस्ट कर देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये मेंबर को लगाया ऐसा जाता है कि उस जॉइंट पे कहीं से भी मोमेंट आए ना, तो वो चीज घूमेगी ही नहीं, तो वो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ही नहीं, इसलिए इसको पिन बोल देते हैं, जबकि कोई पिन विन नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो। इससे पहले वाले में अगर आप उसको घुमाने की कोशिश करोगे, जैसे इससे पहले वाला का प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसे बता दूं कि ये कंक्रीट की जगह के स्टील का होता, ठीक है, और यहां से एक स्टील का बीम आ रहा होता है, या फिर ये वाला बीम भी क्या होता है स्टील का। तो इस स्टील के बीम के ऊपर जो लोड लग रहा है वो क्या कोशिश करेगा, इसको नीचे दबाएगा और वो 90 डिग्री एंगल बदलने की कोशिश होगी। बट वो 90 डिग्री मेंटेन है, इसका मतलब क्या कि इस जॉइंट ने उस 90 डिग्री को बनाने के लिए कुछ आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रिएक्शन जनरेट किया और उसने वो 90 डिग्री बनाया हुआ है। ये फ्रेम की सिचुएशन है। ट्रस में क्या होता है, ऐसा होता ही नहीं है कि उसमें कहीं से भी कोई मोमेंट आ जाए जो उस एंगल को बिगाड़ने की कोशिश करे। तो जब कोई आ ही नहीं रहा तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं होगा, तो उसको हम थ्योरेटिकली ऐसे पिन लगा के दिखा देते हैं, जबकि ऐसा पिन कहीं होता ही नहीं। तो फिर वो कैसे इंश्योर करेंगे, तो उसको इंश्योर करने के लिए क्या करते हैं, जैसे क्या होता है कि स्टील में यहाँ पे 3-4 मेंबर आ रहे हैं, तो ये जो 3-4 मेंबर जहाँ आके जुड़ते हैं उनको जोड़ने के लिए एक कॉमन मीडियम बनाया जाता है। एक कॉमन मीडियम, एक प्लेट रख दी, उस पर सब आकर के जुड़ जाएंगे, तो वो जो कॉमन मीडियम है उसको बोला जाता है गसेट प्लेट। अब देखो इससे जो मेंबर, मान लो मैं बोल रहा हूँ 3 मेंबर कनेक्टेड है, तो 3 मेंबर ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं कि एक है आपका, एक मेंबर यहां से ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, एक कुछ ऐसे जा रहा है, और एक और जो मेंबर है वो इधर से ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस गसेट प्लेट को ऊपर लिख देते हैं। इनसे अगर आप इनकी, अब जो लोड लगेगा, जैसे इसमें कोई लोड आ रहा है, मेंबर के अंदर लोड होगा कुछ, अभी हमने ये नहीं देखा कितने तरह के लोड होते हैं, कोई भी लोड होगा तो वो सीजी पर ही लगता है। तो वो जो सीजी वाली लाइन है वो इस तरीके से सेट की जाती है, मतलब इस मेंबर को इस तरीके से लगाया जाता है कि जो सीजी वाली लाइन है वो इनकी आपस में जो जहां पर ये आके कनेक्टेड है सारे, उस पे ये सारी की सारी जो सीजी वाली लाइन है वो क्या कर जाती है, कॉन्साइड कर जाती है। ठीक है, प्लस लोड भी कहीं लग रहा है, लोड अगर लगेगा तो लोड सिर्फ जॉइंट पे लगता है, मेंबर के ऊपर लोड नहीं लगता है। तो मेंबर पे यहाँ पे जैसे अगर ऐसा कुछ लोड होता, जैसे मान लो कोई लोड ऐसे लग गया, तो वो तो क्या कर देता है इसको बैंड करने, उसकी वजह से तो मोमेंट आ जाता, लेकिन वो चीज तो अलाउ है ही नहीं, वो चीज अलाउ नहीं है। ठीक है, और अलाउ क्या है कि यहाँ लग सकता है लोड, तो वो तो खुद भी कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके अंदर के इंटरनल रिएक्शंस है वो मोमेंट आपके जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर के इंटरनल रिएक्शंस यहाँ पे मोमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब वो क्यों नहीं करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं पिछली वाली स्टडी पे। पिछली वाली स्टडी में जो आपका आपने रिजिड फ्रेम था उसमें जनरलाइज लोड लगाया मैंने, तो वो कहाँ लगाया था, मेंबर पे। अब यहाँ मेंबर पे तो लोड लग ही नहीं रहे ना, यहाँ तो क्या होगा, ये लोड या तो ऐसे लगेगा या फिर ऐसे लगेगा। ठीक है, ये वाला लोड लगाना आपका अलाउ नहीं है, लोड का लगेंगे सिर्फ जॉइंट पे। तो जब तक ये लोड नहीं लगेगा तब तक मेंबर बैंड नहीं होगा, और मेंबर अगर बैंड नहीं हो रहा तो उसमें बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा, या फिर, और ये जो फोर्स है इसको मैं यहाँ से
फ्री सेक्शन काट के देखूंगा, अगर ये नहीं लग रहा है तो इसके लिए अपोजिट एक फोर्स ही जनरेट नहीं होगा, जो इसमें क्या जनरेट करेगा, शेयर फोर्स। तो ना तो कोई बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ना ही कोई शेयर फोर्स आ रहा है। हो क्या रहा है, ये वाला इधर लेके चला जाएगा। अगर अगर इस वाले ने डोमिनेट किया तो ये अगर इधर लेके गया तो ये खिंच जाएगा, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। इसका उल्टा होगा, इधर से लगाऊंगा तो ये खींचेगा और ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, तो जो आपका 2D रिजिड फ्रेम में जो पॉसिबल इंटरनल रिएक्शंस थी, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, एक्सियल थ्रस्ट, उसमें से दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स। अब बचा गया है सिर्फ एक्सियल थ्रस्ट। वो एक्सियल थ्रस्ट या तो कंप्रेशन आ सकता है या टेंशन आ सकता है, दोनों साथ में तो नहीं आएगा, क्योंकि टेंशन अगर ज्यादा है और कंप्रेशन कम है तो टेंशन हो गया, टेंशन अगर कम है कंप्रेशन ज्यादा तो क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। तो आइदर टेंशन और कंप्रेशन आ सकता है, तो क्या आएगा, सिर्फ ओनली एक्सियल थ्रस्ट। तो अब इस मेंबर में, इन मेंबर्स में अगर आप देखोगे तो क्या लग रहे हैं, सिर्फ एक्सियल थ्रस्ट ही लग रहे हैं, और वो एक्सियल थ्रस्ट इनके सीजी पे लगेंगे और ऐसे रखे जाते हैं गसेट प्लेट पे कि वो एक पॉइंट पे जाकर के क्या कर जाए, वन साइड। तो यही कंडीशन होगी, या तो मेंबर में से जो लोड पास जा रहा है वो इस पॉइंट पे कॉन्साइड कर गया, या जो लोड लग रहा है वो भी कहां पर आकर के लग गया, पैनल पॉइंट पर। इसके अलावा कोई भी ऐसा लोड होगा ही नहीं जो इसको बैंड करने की कोशिश करे। तो जब बैंड ही नहीं हो पा रहा है, और सेल्फ वेट कर सकता था, क्योंकि सेल्फ वेट कैसा होता है, यूडीएल, सेल्फ वेट तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, ये कर सकता था, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना, तो जब कुछ है ही नहीं तो वो कहां से उसको रोटेट करेगा, रोटेट नहीं करेगा तो ये रिएक्शन जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये भी प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि वो लगाए ऐसे जाते हैं कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाए, वन साइड कर जाए। ठीक है, तो अगर 2D ट्रस है या 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम है तो उसके प्रत्येक मेंबर में एक ही तरह की इंटरनल रिएक्शंस पॉसिबल है, वो है आपकी एक्सियल थ्रस्ट, जो कि या तो टेंशन हो सकती है या फिर कंप्रेशन। तो अगर नंबर ऑफ मेंबर हमारे पास m है तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन भी कितनी हो जाएगी, m। ठीक है, तो यहाँ अगर ऐसे लिखे, इन ए मेंबर ऑफ 2D truss only one internal reaction possible, और वो क्या होगी, जो कि क्या होगी, एक्सियल थ्रस्ट और जो जिसको अगर हम देखें तो वो हो सकती है एक्सियल थ्रस्ट, दो ही चीज हो सकती है, या तो आइदर टेंशन और आइदर टेंशन और कंप्रेशन। तो if number of members are m, then total number of internal reactions is equal to m, क्योंकि एक ही आ रही है तो जितने मेंबर होंगे उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला लिख रखा है क्या, ये लिख लो ये भी। तो मतलब जो अजम्पशन है वो अजम्पशन नहीं होकर के वो प्रैक्टिकल सिचुएशन ही है। पहली वाली तो अपने आप इंश्योर होगी, दूसरी वाली को इंश्योर करने के लिए जोड़ते हैं ऐसे कि उनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कॉन्साइड कर जाए। इसीलिए स्टील का कंस्ट्रक्शन, स्टील वैसे तो हल्का मटेरियल है, कम वेट में ही बढ़िया बन जाएगा, लेकिन स्टील का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो मिस्त्री चाहिए, लेबर, वो कॉस्टली होता है, क्योंकि स्किल्ड लेबर चाहिए। आपको लाइन ऑफ एक्शन मैच करवानी है तो उस हिसाब से ही वो उसको कनेक्शन करेगा। तो कनेक्शन करने वाला काम बड़ा टफ है, कनेक्शन ही करना है और क्या करना है, मेंबर तो बन के आता है। तो वो इसके लिए इसके लेबर महंगे पड़ते हैं।
हाँ, अच्छा एक ही जनरेट हो रही है ना। देखो क्या होगा ना कि जब मेंबर में ऐसे लोड नहीं लग रहा है तो बैंड तो हो ही नहीं रहा, तो बैंडिंग मोमेंट तो आनी नहीं है, बैंड नहीं हो रहा। और यही तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो वर्टिकल फोर्स है, जो ट्रांसवर्स फोर्स है, उसकी लेंथ के जैसे वर्टिकल लगेगा वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिस कारण से शेयर फोर्स आए, वो भी नहीं आएगा। अब लोड कहाँ लग रहा है हमने वो लगा के देख लिया, तो लोड यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। ये वाला इसको नीचे ऐसे कंप्रेस कर देगा, तो उससे क्या होगा, इनमें कुछ कंप्रेशन या टेंशन आ जाएगा, या ये लोड ऐसे लेके जा सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है कि मेंबर या तो खींचे या फिर वो कंप्रेस हो जाए। अब जो अब आप एक चीज लेकिन इमेजिन कर सकते हो कि जब कंप्रेशन होगा उस कारण से मेंबर लेकिन मुड़ सकता है। कंप्रेशन अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूंगा, मैं लगा एक्सेल लोड ही रहा हूं, लेकिन ये मुड़ सकता है, तो वो बकलिंग कहलाती है। तो फिर इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कंप्रेशन के कारण बकलिंग ना हो। लेकिन यहां लोड लगेगा, ये बेंडिंग है, पर यहां मैं ऐसे लोड लगाऊं दोनों तरफ से और ये मुड़ जाए, तो वो फिनोमिना बेंडिंग नहीं है, वो आपका कौन सा फिनोमिना, बकलिंग फिनोमिना। ठीक है, तो लेकिन आया किस कारण से, कंप्रेशन के कारण ही तो आया ना। आया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेंडिंग नहीं है, वो जो मुड़ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है कि यहां से जो लोड लग रहा था, यहां से जो लग रहा था, उस लोड की वजह से वो मुड़ गया। वो मुड़ा इसलिए क्योंकि उसकी लेंथ उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। यही तो होगा ना, ज्यादा कोई कोई वायर है, वायर को आसानी से मोड़ देते हो, उसकी जगह आपको थोड़ा सा ज्यादा थिकनेस वाला वायर या रोड दे दी स्टील की सेम लेंथ की, तो आप नहीं मोड़ पा रहे हो। ठीक है, तो वो मुड़ भी रहा है ना, अगर बेंड भी हो रहा है तो कंप्रेशन के कारण ही हो रहा है, वो बेंडिंग के कारण नहीं हो रहा है। तो आपको एक बार रिवाइज करना है अच्छे से।